हेलो बच्चों, आज से हम लोग करंट अफेयर की अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में बेसिकली वीकली करंट अफेयर का पोर्शन होगा, मींस हर हफ्ते में एक वीडियो आएगी जो लास्ट वीक में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं फॉर द यूपीपीसीएस, स्पेशली फोकस ऑन यूपीपीसीएस। मींस यूपीपीसीएस बेस्ड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, यूपीपीसीएस अपर, लोअर, आरओ, बीईओ अभी जो रिसेंटली आने वाला है, आरओ सेक्रेटरीट वगैरह जितने भी एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स के करंट अफेयर आप कह सकते हैं यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो वीकली बेसिस की वीडियो होगी, तो एटलीस्ट 25, 30, 40 जैसी भी न्यूज़ होगी, डिपेंड ऑन उस महीना कैसा रहा है उस हफ्ता, तो वो करंट अफेयर की आपकी न्यूज़ होंगी। ठीक है, बेसिकली इसकी स्लाइड्स भी अवेलेबल, आप चाहेंगे तो आपको स्लाइड्स भी मिल जाएगी, आपको बस व्हाट्सअप करना होगा नंबर पर। और बाकी करंट अफेयर आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में होता है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि आपको डिटेलिंग समझाई जाएगी क्या है कैसे है, उसको एक बार समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कीजिएगा। ठीक है, अगर पॉइंटर आपको कुछ उसमें लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं उसको लेकर के। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आती है, स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। तो पहली न्यूज़ हो गई, बेसिकली वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप से आ रही है। ये जो कंटेंट है आपका, ये इंग्लिश प्लस हिंदी में होगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का पोर्शन होगा, तो इसमें जो फैक्ट्स होंगे वो हिंदी इंग्लिश के सेम ही होते हैं। बाकी जो इंग्लिश में जहाँ नीड होती है वहाँ पे मैं ट्रांसलेट करूँगा। अपने नाम कर लिया है, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 विजेता सूची की बात की जाए तो विजेता इस बार स्पेन रहा, वो विजेता अर्जेंटीना रहा। थर्ड नंबर पे इंग्लैंड रहा। इस बार गोल्डन बॉय में रोडी साहब स्पेन के। गोल्डन बूट सबसे ज़्यादा गोल किसने किए थे? किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के 10 गोल। और गोल्डन ग्लव सबसे गोलकीपर उनाई सिमोन स्पेन के। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपके वही होते हैं जो यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, आराम से नोट कीजिएगा। ये एक स्लाइड ऐसे करके आपको सारी स्लाइड्स मिलेगी, तो उन स्लाइड्स को अगर आपने ठीक से कवर कर लिया तो आपका जो करंट अफेयर है बहुत अच्छे से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ जो फीफा होता है, इसकी स्थापना दैट इज इन 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है और वर्तमान अध्यक्ष के गियानी इन्फेंटिनो हैं। तो ये सारा जो फैक्ट्स यूपीपीसीएस में कहीं से भी उठ सकता है। जीतने वाला जो दूसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया, हेडक्वार्टर कहाँ पे, एजेंसी का नाम बताइए, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, जैसे वर्ल्ड कप में होता है मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, उस तरीके के क्वेश्चंस आपके उठते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। चीन के ओडिशा में आयोजित पहली एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारतीय एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक जीते। जहां पर इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं, उस तरह की करंट अफेयर की न्यूज़ आपको हर साल आती है, प्रीलिम्स में जरूर आती है, तो उसको कोशिश करके कवर किया कीजिए। अब यहाँ पे बात की जाएगी तो देखिए, किसने जीता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना जीता है वो इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो इवेंट हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो कहाँ पे हुई है? चीन के ओडिशा में। चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं। स्थान ओडिशा, चाइना। आयोजन में पहली है, एशियन अंडर 23 एथलेटिक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। भारत के प्रदर्शन की बात करते हैं तो 3 स्वर्ण, 4 रजत, 9 कांस्य, कुल 16 पदक, जिसमें भारत का स्थान 4th नंबर पे रहा। शीर्ष स्थान मेजबान चाइना ऑब्वियस से पहले पे रहा, जिसमें बाकी जो टॉप हैं, चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे कजाकिस्तान, ये टॉप 3 हैं। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन AAA की स्थापना 1973 में कोलालमपुर मलेशिया में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? प्रेजेंट टाइम में कोलालमपुर में। यानी एशियन एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कोलालमपुर में। ठीक है, फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। लद्दाख की पुगा वैली में 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर भारत के पहले 2 जियोथर्मल कुएं तैयार कर चालू कर दिए गए। देखिए ध्यान से, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब भी वर्ड आए आपको पहले, तो जो पहले का मतलब इससे पहले इंडिया में नहीं हुआ था, अब आपका इंडिया में, तो इसलिए आपके काम की न्यूज़ हो जाती है। कहाँ पे? लद्दाख की पुगा वैली में। फैक्ट्स की बात करते हैं तो स्थान कहाँ पर? पुगा वैली, लद्दाख है। क्षमता इसकी 1 मेगावाट है। गहराई लगभग 1000 मीटर है, कुएं हैं। घोषणा किसने की है? केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी साहब ने की है, जो भी रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। महत्व की बात करते हैं तो भारत के 2070 में नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यानी इंडिया का जो टारगेट है 2070 में नेट जीरो कार्बन एमिशन का, उसकी टारगेट की दिशा में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। जियोथर्मल बेसिकली क्या होती है? तो जियोथर्मल पृथ्वी के अंदर मौजूद प्राकृतिक गर्मी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने की स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है। सिंपली भाषा में, जमीन के नीचे जो जियोथर्मल यानी जो जमीन के नीचे की गर्मी होती है, उस गर्मी को यूज करके हमें क्या करना है? एनर्जी को जनरेट करना होता है। ठीक है, पुगा वैली के बारे में फैक्ट्स बताते हैं तो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित एक जियोथर्मल हॉटस्पॉट होता है। कहाँ पे? आपका पुगा वैली। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित स्पेस स्टार्टअप X20 में अमेरिका के कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 रॉकेट मिशन के माध्यम से अपना दूसरा उपग्रह कोयो का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले, केरल में स्पेस स्टार्टअप है X20, इसने ट्रांसपोर्टर 17 रॉकेट के थ्रू कोयो जो है आपका सेटेलाइट, उसको क्या किया है? लॉन्च किया है।
तिरुवनंतपुरम से है। कंपनी का नाम Hex20 स्टार्टअप है। लॉन्च मिशन स्पेस एक्स है जो अमेरिका का है। उपग्रह का नाम है कोयो जो इस कंपनी का है। उद्देश्य है स्पेस टेक्नोलॉजी और संचार क्षमताओं को बढ़ाना। सारे फैक्ट्स आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे आपको। ये लॉन्च भारत के निजी स्पेस सेक्टर की बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन स्टार्टअप है जिसने स्पेस एक्स से अपना ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है, दैट इज Hex20। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। हर साल 20 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में हुई थी। 20 जुलाई 1924 को पेरिस में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुखाने, स्विट्जरलैंड। प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं तो ज्ञानी इन्फर्टिनो। उपाध्यक्ष अपने आनंद साहब, विश्वनाथन आनंद साहब। और उद्देश्य शतरंज खेल को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना और एकता को स्थापित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल चेस डे दैट्स व्हाट सेलिब्रेटेड ऑन 20 जुलाई। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट फीडे वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जो भी होती है। फीडे का आदर्श वाक्य मोटो जो है वह जेन्स उना समस। जेन उना समस का मतलब होता है हम सभी एक हैं। दुनिया भर में 20 जुलाई को ये सेलिब्रेट आपका हर साल किया जाता है। तो ध्यान रखिए, चेस पे कई बार पूछ सकते हैं, खास करके जब से इंडिया की जो चेस में परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से बढ़ी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो चेस गेम में काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन है आपके, ठीक है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है आपकी ये। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड जो बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पिछड़े राज्य थे, उनकी दिशा में एक आगे बहुत अच्छा काम हुआ है। तो छत्तीसगढ़ जो है बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 पारित करके जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम, रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया, जो भी इंडिया का फर्स्ट स्टेट होगा उसके बारे में क्वेश्चंस काफी उठेंगे। तो छत्तीसगढ़ बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 पार किया। इसके बारे में फैक्ट्स की बात करते हैं तो कानून क्या है आपका? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 सिस्टम है जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम का मतलब रिस्क बेस्ड, मतलब बिजनेस तो आप कर रहे हैं बट बिजनेस में ऑब्वियस रिस्क होता है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट कितना ज़्यादा अप्रूवल दे रही है उस बिजनेस को लेकर के, उसकी न्यूज़ है। लाभार्थी की बात करते हो, राज्य के लगभग 15 लाख MSME जो इंडस्ट्री है वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फायदा डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रियाओं का लाभ होगा ऑब्वियस है। और उद्देश्य हो गया व्यापार करने और सुविधा बढ़ाना जिससे आर्थिक विकास को क्या मिले? स्पीड मिले, गति मिले, ठीक है। MSME सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर ऑब्वियस इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। ये कानून निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और नौकरियों के अवसर को सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो बेसिकली कोट है इस बार का, दैट इज सशक्त MSME, समृद्ध छत्तीसगढ़ और समृद्ध भारत। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वेस्ट इंडीज के महानतम ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स, सिंपली भाषा में गैरी सोबर्स के नाम से इनको डिनोट करते हैं। 89 ईयर की आयु में बारबाडोस में क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। बहुत फेमस क्रिकेटर थे, बहुत महान खिलाड़ी आप बोल सकते हैं, इनकी डेथ होती है। क्रिकेट जगत में खोया एक अमूल्य रतन और सच्चा लीजेंड, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 28 जुलाई 1936 को ब्रिजटाउन बारबाडोस में हुआ। भूमिका की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज के पूर्व ऑलराउंडर थे, बल्लेबाज भी थे, गेंदबाज भी थे, बैट्समैन भी थे एंड बॉलर भी थे। उपलब्धि की बात करें तो गैरफील्ड सोबर्स को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सर गैरफील्ड सोबर्स, दैट्स व्हाई इनको नाम दिया गया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1 ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दुनिया के पहले बैट्समैन, यानी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है रणजी, जैसे भारत में होता है रणजी, दिलीप ट्रॉफी वगैरह, वैसे जो होते हैं वो दुनिया के पहले हैं। डेथ आपकी ऑब्वियस बात है 19 जुलाई को भी हो गई है। इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में 8032 रन और 235 विकेट हैं। 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले और ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, खेल भावना, नेतृत्व, ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए विश्व भर में सम्मानित हुए हैं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक प्रेरणा और ऑब्वियस है क्रिकेट को कलात्मकता। तो आप कह सकते हैं दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से नाम आता है इनका, गैरी सोबर्स का, ब्रायन लारा, इसी तरीके से जो बहुत सारे वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स हैं जो इस बेसिकली इस लिस्ट में आते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी बन सकती है। यूपी में एक चीज़ ध्यान रखिए, PCS में जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन यूपी में आ जाते हैं PCS में, कि रिसेंटली क्रिकेट में कोई डेवलपमेंट हुआ है या यूपी का कोई जो है खिलाड़ी जिसने क्रिकेट में ठीक परफॉर्म किया है तो क्वेश्चन बनते हैं। सुरेश रैना, कुलदीप यादव, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो नाबार्ड और NCSDC ने शुरू किया ग्रामोद्यम कार्यक्रम, ग्रामीण उद्यमिता को सुदृढ़ करने की दिशा में। ग्रामीण उद्यमिता होती है बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है रूरल बेसिस पे, उसको शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो नाबार्ड और NCSDC ने भी किया है। NCDC का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और नाबार्ड ऑब्वियस अपना बैंक जो नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिल करके ग्रामोद्यम कार्यक्रम को शुरू किया है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना और जीविकोपार्जन के अवसर को बढ़ाना, लाइवलीहुड को ऑप्शन को इंक्रीज करना।
लाभार्थी की बात करते हैं तो कौन कौन होंगे, ग्रामीण युवा यानी जो यूथ है, महिलाएं, किसान और सूक्ष्म उद्यमी जो वुमेन हैं, फार्मर्स हैं, वो सभी लोग इसमें आएंगे। प्रशिक्षण और कौशल की बात करते हैं तो एनसीडीसी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्तीय सहयोग में नाबार्ड, ऑब्वियस है जब आपको कोई इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है, कोई आपको इंडस्ट्री टाइप की चीज़ें लगानी है तो ऑब्वियस उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग उसके लिए कौन प्रोवाइड करेगा, उसकी फंडिंग प्रोवाइड करेगा नाबार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्वियस है नाबार्ड द्वारा देगा। अपेक्षित परिणाम की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर टिकाऊ उद्यमों की स्थापना, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास, ये इसका बेसिकली फोकस एरिया है। नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड में बेसिकली 12 जुलाई 1982 बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान अध्यक्ष के साजी साहब हैं और इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण समृद्धि को सुनिश्चित करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, खास करके रूरल डेवलपमेंट। अगर कोई करंट अफेयर की न्यूज़ आपके लिए आ रही है और वो स्पेशली है करंट अफेयर की है रूरल डेवलपमेंट को लेकर के, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय सेना ने असम के शिवसागर और चारादेव जिलों में शुरू किया ऑपरेशन जल राहत। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, इस समय असम में बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बाढ़ बहुत हैवी आ रखी है असम में। तो उस बाढ़ को रोकने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी को जो दिया है ऑर्डर, दैट इज ऑपरेशन जल राहत, ये नाम दिया गया है फॉर द असम फ्लड। कंटेंट है बेसिकली इसका, तो सेना हर कदम पर सेवा, सुरक्षा और सहायता का लोगो है। स्थान की बात करते हैं, असम के शिवसागर और चारादेव 2 डिस्ट्रिक्ट पर है। स्थिति भीषण बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित, ऑब्वियस है नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना और राहत सामग्री पहुंचाना। सहायता की बात करते हैं तो बचाव अभियान, राहत सामग्री वितरण, चिकित्सा सहायता और आवश्यक सेवाएं देना। सेना का संकल्प की बात करें तो ऑब्वियस है सेना, आप जानते होंगे कि हर सिचुएशन में सेना हमारे साथ ही रहती है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। भारतीय सेना की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी के फैक्ट्स 1 अप्रैल 1895 में है। भारतीय सेना अधिनियम 1895 के तहत मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब है राइट नाउ। तो फैक्ट्स उठ सकते हैं बट इंपॉर्टेंट है, जल राहत कहाँ शुरू किया गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में डेंगू से सुरक्षा को मिली एक और ताकत। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है ये कि भारत में जो डेंगू है उस डेंगू की वैक्सीन डेवलप कर लिया। तो उस वैक्सीन का क्या नाम होता है, दैट इज क्यूनडेंगमा। वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो CDSCO है उसके द्वारा इसको क्या दी गई है, जापानी कंपनी टेकेडा की डेंगू वैक्सीन ओडेंगा, ठीक है, इसको अप्रूवल दे दिया गया है। फैक्ट्स की बात करते हैं तो उपयोग आयु में 4 से 60 साल के जो लोग हैं उनको मिलेगी। वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा। प्रकार में जीवित एंटीबयोटिक का मतलब लाइव एंटीबयोटिक वैक्सीन का मतलब होती है जो उसी के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो डाले जाते हैं बॉडी में, उसको बोलते हैं। उद्देश्य की बात करें तो डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप के खिलाफ सुरक्षा होती है। जो डेंगू होता है 4 टाइप के होते हैं वायरस, वो चारों के अगेंस्ट में काम करती है। और महत्व की बात करते हैं ऑब्वियस है भारत को मिली एक वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। अब ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी की स्थापना 1940 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बेसिकली दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और क्लिनिकल ट्रायल को रेगुलेट करना है। तो कौन कौन से वैक्सीनेशन भारत में आएंगी, कौन सी दवाइयाँ लोगों को मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी, वो सारी चीज़ें बेसिकली एजेंसी कवर करती है। भारत की प्राथमिकता ऑब्वियस बात है डेंगू, काफ़ी आप जानते होंगे, खास करके जो बारिश का सीज़न हो जाता है तो बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं डेंगू को लेकर के, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी आती है। बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं बेसिकली जो ईशान यूपी का सेक्शन है, पूरा तराई वाली बेल्ट है, पूरे में आपको मच्छर वाले होते हैं। उसके लिए सुरक्षित भारत, स्वच्छ भारत, ये आपका याद रखिए। जो थीम है बहुत ज़रूरी है, हर एक स्लाइड्स में मैंने बोला है कि एक थीम के लिए, तो थीम का बेनिफिट ही मिलता है आपको कि जो क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन में थीम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपी में, तो वहाँ पे आपको ये काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन ने लॉन्च किया वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन WAICO। 28 संस्थापक सदस्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर AI के समावेशी और गैर भेदभावपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, इसका मतलब AI को लेकर के दुनिया भर में बहुत तेजी से जो काम हो रहा है उस काम की दिशा में एक नई एजेंसी बना देंगे, दैट इज नाम WAICO। चलिए क्या है बेसिकली, तो वैश्विक सहयोग का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो नागरिक क्षेत्रों में AI के उपयोग को बढ़ावा देता है। इसके संस्थापक सदस्य में टोटल 28 देश हैं। उद्देश्य इसका AI के समावेशी, नैतिक, सुरक्षित और गैर भेदभावपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है टारगेट। इंपॉर्टेंस इसकी AI शासन, तकनीकी साझेदारी और सतत विकास को प्रोत्साहन। दृष्टिकोण की बात करें तो विश्व को अधिक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और सहयोगी भविष्य देना। ध्यान रखिएगा, अधिक सुरक्षित, सेफ अप्रोच देना, न्यायपूर्ण अप्रोच देना, जस्टिसेबल जो हो लोगों को, और सहयोगी यानी कोऑपरेटिव। हेडक्वार्टर का कहाँ रखा गया है, संघाई, चाइना में हेडक्वार्टर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी आपके लिए। AI मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन ला रहा है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और शासन में। और नैतिक और जिम्मेदार AI का उपयोग सतत और समावेशी विकास की कुंजी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AI का जो यूज़ है वो यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वैसे मोरल ग्राउंड पर, इथिकल पॉइंट, क्योंकि AI का बहुत ज़्यादा गलत यूज़ भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक्स, फेक न्यूज़, फेक प्रोपेगेंडा जो होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो चल रही, तो AI के नेगेटिव भी न्यूज़ आती हैं, तो उसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ है।
नेक्स्ट आते हैं सेनेगल के राष्ट्रपति साहब जो बसीरो डियोमायो फाई हैं वो इकोवास के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खास करके यूएन की कोई एजेंसी जब होती है, वो एजेंसी अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम करती है तो इवेंट चेंज होता है उसका जो, या उसने कोई बिल पास किया हो तो उस पर क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी बात में बेसिकली इकोवास क्या है, ये पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय क्षेत्र से 1 करोड़ को बढ़ावा देने वाला संगठन है। तो बेसिकली ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये ग्रुप है। नए अध्यक्ष हैं बसीरो डियोमायो फाई जो सेनेगल के क्या हैं राष्ट्रपति हैं बेसिकली, जो अब बनाए गए हैं। इकोवास के नए अध्यक्ष बनाए गए। स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अम्बुजा नाइजीरिया में, और टोटल इसके देश कितने हैं 15। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो पॉवर्टी वाले सेक्टर होते हैं, गरीबी वाले सेक्टर, रूरल सेक्टर, उसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इकोवास के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थापना 1975 में, अम्बुजा में 15 देश इसके क्या है बेसिकली मेंबर्स होते हैं। कौन से 15 देश होते हैं इसमें? बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोट दीआइवरी, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो। तो ये आपके टोटल 15 देश हैं जो इकोवास के मेंबर है। ठीक है, तो इसके जो सेनेगल के राष्ट्रपति साहब है वो क्या बने हैं? चेयरमैन। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। डेंगू वैक्सीन मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? हमारे यहाँ के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दैट इज अजीत डोभाल साहब। भारत की सुरक्षा और विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया, तो इंडिया में इसलिए दिया गया है। अब फैक्ट्स की बात करते हैं। अजीत डोभाल साहब भारत के NSA हैं। योगदान की बात करें तो देश की सेफ्टी सुरक्षा और इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है, इंटरनल जो स्टेबिलिटी होती है, उसको मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है। तिथि 1 अगस्त 2026 को अनाउंस किया गया, और स्थान कहाँ पे? पुणे में। अब जब भी अवार्ड आप पढ़िएगा, अवार्ड फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अवार्ड कौन देता है, कितना अमाउंट इसमें मिलता है, इसके अलावा इसमें क्या क्या मिलता है और किस सेक्टर में दिया जाता है, और अगर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पूछेगा तो ये कब से स्टार्ट हुआ है देना। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक कब से हुआ था? 1 अगस्त 2026 को कहाँ दिया जाएगा? पुणे में दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में तिलक साहब के बारे में, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट की स्थापना 1956 में हुई थी। ये पुरस्कार राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, लोकमान्य तिलक भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। इवन आप कह सकते हैं भारत के प्रथम पत्रकार भी थे जो जेल गए थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इनको फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट जो जेल गए थे पर्टिकुलर किसी काम के लिए। ठीक है, अजीत डोभाल साहब के बारे में, IPS के पूर्व अधिकारी हैं, खुफिया और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस और नीतियों में भूमिका रही और भारत की सुरक्षा रणनीति के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत की सिक्योरिटी जो है, खास करके इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो सेक्टर, उस सेक्टर में बहुत अच्छे से इनका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, रतनवेल VS बने भारत के 99th शतरंज ग्रैंड मास्टर। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है इसमें, गुवाहाटी ओपन 2026 में 2500 फीडे रेटिंग का आंकड़ा किया गया। बेसिकली जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो एक इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है। उपलब्धि की बात करते हैं तो गुवाहाटी ओपन 2026 में रतनवेल VS भारत के 99th ग्रैंड मास्टर है। तो रतनवेल VS इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत उठते हैं प्रीलिम्स में, तो थोड़ा सा धीरे से कवर करिएगा। टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी ओपन में हुआ था। भारत की ताकत में भारत के शतरंज के बहुत तेजी से जो नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, जिसमें विश्वनाथन आनंद है, कोनेरू हम्पी हैं, गुकेश डी, जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था अभी, विश्व चैंपियन सबसे युवा में है, प्रज्ञानंदा R अभी जो बने थे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, रतनवेल VS जो कि 99 ग्रैंड मास्टर भारत के बनाए गए हैं। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो ग्रैंड मास्टर शतरंज की सबसे प्रतिष्ठित उपाधि है जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा दी जाती है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आवश्यकता हो 2500 की रेटिंग होनी चाहिए, 3 GM नॉर्म्स होने चाहिए और परफॉर्मेंस कंडीशन होनी चाहिए। ग्रैंड मास्टर साल भर के जो इवेंट होते हैं उसमें आपको नंबर्स मिलते हैं, वो रेटिंग मिलती है, वो 2500 के प्लस आपकी रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो बिहार में बाढ़ नियंत्रण को लेकर के नई मजबूती दी गई है। कैसे? क्योंकि बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन कर दिया गया है। बेलवा मीनापुर लिंक है उसका उद्घाटन किया गया है। कैसे किया गया है? उप मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री ने शिवहर जिले में इसका उद्घाटन किया है। परियोजना का उद्देश्य है बागमती नदी के बाढ़ के पानी को बूढ़ी गंडक नदी के में डाइवर्ट करके बाढ़ को नियंत्रण करना। ध्यान से, जो वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उस पर प्रीलिम्स में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस हिसाब से आपको इसको कवर करना है। चैनल की लंबाई की बात करते हैं 68.80 किलोमीटर है। लाभ की बात करें, शिवहर, सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में बाढ़ से राहत मिलेगी। BPSC के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। कृषि को लाभ में सिंचाई की बेहतर सुविधा में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि होगी, बाढ़ से सुरक्षा में हजारों किसानों और ग्रामीणों के जीवन और संपत्ति की रक्षा होगी। तो बेलवा मीनापुर लिंक चैनल है, 68 किलोमीटर का इसका पूरा लिंक है। आप फैक्ट्स की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी पटना है, राज्यपाल राजेंद्र आलेकर साहब हैं अभी। प्रमुख अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट चंपारण में, दूसरा विक्रमशिला ग्रामीण डॉल्फिन जो अभ्यारण्य है भागलपुर में। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। परियोजना की विशेषताएं बताते हैं तो बागमती बूढ़ी गंडक रिवर लिंक प्रयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बाढ़ के पानी को सुरक्षित तरीके से दूसरी नदी में ले जाने की व्यवस्था है, पर्यावरण संतुलन और जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, और ऑब्वियस बात है क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होना, सहयोग होना। ऑब्वियस जब भी वाटर लिंक कराया जाता है तो जो एरिया होता है उस एरिया में डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? भारत की पहली 100 मेगावाट की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना। तो एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना को लॉन्च किया है। क्या होता है? तो ये भारत की पहली है। कहाँ पर है? खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में। क्षमता 100 मेगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता। खासियत है भारत की 100% स्वदेशी और गैर लिथियम ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण, क्योंकि जो सोलर सिस्टम में बैटरी काम करती है वो लिथियम बेस्ड होती है, उससे थोड़ा सा नुकसान भी होता है एनवायरनमेंट का, तो उसको रोकने के लिए बेसिकली ये परियोजना चलाई गई है। उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करना और स्थिरता को बढ़ावा देना। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी क्या होती है? तो ये एक एडवांस एनर्जी स्टोरेज तकनीक है जिसमें वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग होता है। ये लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक सुरक्षित, दीर्घ जीवन, पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। व्हाट इज वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी? तो बेसिकली इट इज मेड बाय वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए बेनिफिट्स होती है? सेफ्टी के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेटर होती है। ठीक है, 20 साल से ज़्यादा इसका टाइम होता है। एडॉप्टल होती है बेसिकली, किसके? एनवायरमेंट फ्रेंडली है। कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है और स्केलेबल भी होती है। ठीक है, स्केलेबल का मतलब वेरिएशन, लंबाई उसकी होती है, तो घटा बढ़ा सकते हैं चीज़ों को लेकर के। भारत के लिए ऑब्वियस है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उससे बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट कर रही है, तो उस दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुई 2.5 अरब वर्ष पुरानी गोलाकार ग्रेनाइट चट्टान की खोज। इतिहास, भूगोल, इन दोनों में जो रिसेंटली खोजें की गई हैं, डेवलपमेंट होते हैं, या तो वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, हिस्ट्री में पॉइंट करता है, ज्योग्राफी में बहुत सारे लोग करते हैं, तो उन खोजों के लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। तो इसकी बात करते हैं। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बाद पृथ्वी पर दूसरी सबसे पुरानी संरचना है जिसकी खोज की गई है। कहाँ पे? एमपी के शिवपुरी में। फैक्ट्स की बात करते हैं तो लगभग 2.5 अरब साल पुरानी है। प्रकार में गोलाकार ग्रेनाइट है। महत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली दूसरी सबसे पुरानी गोलाकार रचना है। कहाँ पर मिली है? तो कुट्टावली गांव, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, और खोजकर्ता भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई की जो टीम है वो इसको सर्वे करती है। खास बात की बात करते हैं तो चट्टान में पाए गए अद्भुत गोलाकार पैटर्न, ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इस पैटर्न की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके अंदर भी आप छोटे छोटे सर्किल देख रहे हैं, इस तरीके से देखिए, ये जो सर्किल्स हैं, ये खोज पृथ्वी के प्रारंभिक भूगर्भीय इतिहास और महाद्वीपीय क्रस्ट के विकास को समझने में मदद करेगी। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं वैज्ञानिक महत्व के लिए। तो प्री कैम्ब्रियन काल की भूगर्भीय गतिविधियों का प्रमाण है। महाद्वीपीय परपटी के निर्माण, यानी जो जमीन के नीचे से रॉक्स मिल रही है, ऑब्वियस है वो रॉक्स हमारी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डेटा आपके सामने है, एमपी में शिवपुरी से है, ग्रेनाइट रॉक्स है, 2.5 अरब साल पुरानी आपकी है। कंपैरिजन की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो कंपैरिजन में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपकी दुनिया की सबसे पुरानी गोलाकार है, और दूसरे नंबर पे कौन सी आ गई आपकी? शिवपुरी की। तो क्वेश्चंस प्रीलिम्स के बन जाते हैं। नेक्स्ट भारत की बात करते हैं। भारत ने रचा इतिहास, एशिया का पहला होम ग्रोन मेड इन इंडिया लीगो तैयार। LIGO बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगो पहली चीज़ है। लीगो क्या होता है? लेजर से रिलेटेड होता है, समझते हैं। लीगो लेजर इंटरफॉर्मीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी होती है। भारत की उपलब्धि, एशिया का पहला और पूरी तरह से स्वदेशी है लीगो। कहाँ बना है? तो इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में, गुड़गांव में। उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, बेसिकली जो ग्रेविटेशनल वेव होती हैं, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे होती हैं, उनकी स्टडी करने के लिए बेसिकली एक ऑब्जर्वर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लीगो बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी टाइप की, वो भारत ने निर्माण की है। गुरुत्वाकर्षण तरंग क्या होती है बेसिकली? तो यह अंतरिक्ष काल में होने वाली सूक्ष्म तरंगें हैं जो विशाल खगोलीय घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, और इनका पता लगाने से ब्रह्मांड की गहराई, कितना डायमेंशन फैल रहा है, कितना नहीं फैल, वो सारी चीज़ों को इसमें पता चलता है। लीगो की विशेषताएं बताएं तो बेसिकली लेजर इंटरफेरोमीटर की तकनीकी होती है, अत्यधिक सेंसिटिव होता है, हाई वैक्यूम आधारित ट्यूब सिस्टम काम करता है, जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनके रेडिकल क्षमता को मापने में सक्षम है, यानी जो जितनी ज़्यादा पेंट्रेशन करती हैं उसको आप आसानी से देख सकते हैं। मजबूत और स्थिर संरचना भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप होती है। भारत की बात करें तो भारत के लिए महत्व होता है वैज्ञानिक अनुसंधान में आत्मनिर्भरता की बड़ी छलांग। वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में ऑब्वियस है, जब दुनिया भर में इस तरीके की सेक्टर में आप डेवलप करेंगे तो दुनिया भर में स्पेस रिसर्च में, ग्रेविटेशनल का जो सेक्टर होता है, उन सभी रिसर्च में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है भारत के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। तो भारत में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति, 37,590 करोड़ की मंजूरी दी गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। क्वेश्चन जरूर उठते हैं, खास करके अगर वो यूपी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई यूपी में क्वेश्चन आया है उस पर तो क्वेश्चन उठेंगे, बट अगर इस तरीके के डेवलपमेंट बाय द PM है तो वो क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। क्या है? तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 37,590 CR का। प्रोजेक्ट की बात करें तो 12 प्रोजेक्ट हैं। रोजगार की बात करते हो लगभग 18 लाख
50,000 के आसपास आपको इसमें जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग राज्यों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोशन मिलेगा और उसका ऑब्वियस है फ़ायदा होगा। 12 परियोजना में कौन कौन से हैं, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एमपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, ये पूरा आपका सेक्टर 12 परियोजनाओं के हैं। जैसे कौन सी परियोजनाएं होती हैं, तो इसमें रसायन पेट्रोकेमिकल्स वाला सेक्टर, धातु मेटलर्जी वाला सेक्शन, बैटरी वाला सेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, सीमेंट और निर्माण सामग्री वाला सेक्शन, यानी इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं उन इंडस्ट्री को इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च किया है। तो अप्रॉक्सीमेट देखा जाए ये आपकी इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं। कोशिश हम लोग करेंगे कि आपको 25 से 30 मिनट के बीच में हफ्ते भर की करंट अफेयर आपकी कवर हो जाए। जब बहुत लंबी वीडियो में आपको भी इश्यूज़ होंगे समझने में, तो बस आपको क्या करना है, इन न्यूज़ को नोट करना है। जहाँ जहाँ पे फैक्ट्स आपको मिलते हैं, तो आपका अब से लेकर के दिसंबर तक कम से कम जो आप न्यूज़ नोट करेंगे तो करंट अफेयर का काफ़ी सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आती हूँ। जो मैं क्वेश्चंस आपसे करता चल रहा हूँ उसमें आप उसके कमेंट सेक्शन में आंसर देते चलिए, तो आपका जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है वो भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन इसके लिए भी क्या था, यूपी में ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।